हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों 3D ज्योमेट्री। और आज 3D ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग डिस्टेंस बिटवीन स्किव लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, कोप्लेनैरिटी की कंडीशंस क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों सीखेंगे। और ख़ास तौर पे जेईई मेंस के लिए स्फेयर का टॉपिक भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये सारी चैप्टर्स बच्चों हो गए हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन। क्लास 12 का केवल एक चैप्टर बचा है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, और बस फटाफट वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो आपका आज वेक्टर एंड 3D भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना सीखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, समझ में आए? क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ये निकालना सीखेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस हैं, r1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन जो है दैट इज r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b2 वेक्टर। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए b1 वेक्टर जो है b2 वेक्टर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही डायरेक्शन रेशियोज़ को रिप्रेजेंट करता है b1 और b2 स्ट्रेट लाइन के लिए। तो यानी कि r1, इन दोनों को मैं b वेक्टर लिख देता हूँ, दोनों बराबर हैं। तो r1 वेक्टर कैसा कहलाएगा बच्चों, a1 प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, क्लियर। और r2 वेक्टर कैसा कहलाएगा, अब a2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b। अब इस तरीके से दोनों पैरेलल लाइंस हो गई हैं। तो दो पैरेलल लाइंस हैं, 3D लाइंस हैं, ये 3 डायमेंशन में ये लाइंस हैं। तो मान लीजिए एक पे पॉइंट है आपका, यहाँ कहीं पर a1 पॉइंट है, ये दूसरी वाली लाइन है, पहली लाइन है, इसमें a1 है। और यहाँ मान लीजिए कहीं पर आपके पास पॉइंट ये r2 वाली लाइन है जिस पे a2 पॉइंट्स हैं। एंड वी वांट टू नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, ठीक है। हम क्या चाहते हैं बच्चों कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच में हमें मिल जाए। तो ये हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ दिया है, रुक जाओ अच्छे से बना देते हैं इसको। इन दोनों को आप ऐसे जोड़ दीजिए। तो आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाली लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है कि ये a1 है और ये a2 है। अब हम लोग क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस। देखो थीटा हमें पता ही रहता है कि दोनों वेक्टर जो हैं a1 और a2, तो हम एक यहाँ पर थीटा वेक्टर की बच्चों बात कर रहे हैं। तो क्लियरली ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हम लोग देखें तो ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर टाइम्स साइन थीटा। इसका जो मॉडुलस है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा गाइस। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्लियर है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ये साइन थीटा कैसे आएगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा a2 माइनस a1 और ये b वेक्टर है ना, ये दोनों ही क्या है, b वेक्टर है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। या ऐसे देख लो आप, ये थीटा एंगल है, क्लियर है। तो ये थीटा एंगल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों के साथ। तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या बन गया, बिटवीन पैरेलल लाइंस का याद भी रखना है बच्चों, और समझ तो गए हो कि प्रूफ कैसे आ रहा है इसका। तो a2 माइनस a1 का वेक्टर है ये आपके पास, ठीक है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है ये, ठीक है। एक सेकेंड, पेन को क्या हो गया,
ठीक है, तो A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस करेंगे हम लोग B वेक्टर के साथ। अब क्योंकि केवल एंगल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा B वेक्टर का, ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन B वेक्टर। यही चाहिए था आपको। तो देखो अगर आप ऐसे लिखते हो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B, है ना, ऐसे लिखते हो जब ये दोनों क्रॉस, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड A2 माइनस A1 इंटू मॉड B और साइन थीटा। तो अब खुद ही देखो आपको क्या चाहिए, मॉड A2 माइनस A1 इंटू साइन थीटा, तो आपको मॉड B नीचे भेजना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से इसका प्रूफ आ गया है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ नहीं है, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इज़ इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1, ये एक लाइन है। दूसरी लाइन है देखो, x प्लस 2 अपॉन माइनस 3 इज़ इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 6 इज़ इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन कितना है, माइनस 3। अब देखो क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, टू लाइन्स। अब देखो क्या करना है हमें, वी हैव टू जस्ट थिंक कि ये 1 है, माइनस 2 है, 1 है, माइनस 3 है, 6 है और ये माइनस 3 है। तो ये दोनों के रेशियोज़ अगर आप देखेंगे तो ये पैरेलल ही है। तो B वेक्टर, A1 वेक्टर पहले लिख लेते हैं हम लोग, फिर B वेक्टर लिख लेंगे, फिर A2 लिख लेंगे। यही तो दो चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि ये पैरेलल हैं। रेशियो देख सकते हो आप, 1:-3, 1:-3, 1:-3, ठीक है, सेम आ रहा है। तो ये पैरेलल है। तो A1 वेक्टर क्या हो गया, 2i प्लस j, 2i माइनस j और z वाला क्या है, प्लस 3k। तो ये A1 वेक्टर। अब A2 वेक्टर आप लिखोगे तो दैट इज़ माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। और B वेक्टर कोई भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो B वेक्टर हियर इज़ i माइनस 2j प्लस k। और आपको किस बात की ज़रूरत है, मॉडुलस ऑफ B की भी ज़रूरत है। तो मॉडुलस ऑफ B कैसे निकलेगा, 1 प्लस 4 प्लस 1, है ना, ऐसे ही निकलेगा। सो दिस इज़ √6। और एक चीज़ चाहिए आपको, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस भी करना पड़ेगा ना, किसके साथ, B के साथ। तो कर लीजिए आप। तो क्रॉस के लिए आपको I लिखना पड़ता है, J लिखना पड़ता है और K लिखना पड़ता है। A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, इसलिए -2 कितना हो जाएगा, -4। 1 माइनस ऑफ -1 इज़ 2, -3 इज़ -6। और B कितना है, दैट इज़ 1, -2 एंड 1। जस्ट ओपन कर लीजिए इसको। तो I टाइम्स 2 माइनस 12 दैट इज़ -10, माइनस J लिख लिए अब आप, -4 प्लस 6 इज़ 2 आ गया, प्लस K टाइम्स, और इसमें देखिए 8 माइनस 2 इज़ 6। तो ये आ गया आपके पास -10i माइनस 2j प्लस 6k। तो ये क्रॉस आ गया। अब इसका आपको मॉडुलस चाहिए, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉडुलस अपॉन मॉड B, यही तो फॉर्मूला है। तो जो वेक्टर आए इसका मॉडुलस आप ले लीजिए। तो इसका मॉडुलस हो जाएगा √100 प्लस 4 प्लस 36, तो दैट इज़ √140। तो ऊपर आ गया आपका √140, और मॉड B कितना आया था, आई थिंक √6 आया था। सो दिस इज़ √6। तो 140/6
2 3 जा 6, 270. So this is how much? This is root 70 by 3. That is your answer. That is your answer. Root 70 by 3. ठीक है, तो आंसर आ गया भाई, समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब एक तो पैरेलल लाइंस के बीच में, दिस इज़ द एंटायर थिंग, जो कि आप अब जितनी भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हो अब कर लो, बट यही तरीका है आपका पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। अब क्या करना है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन स्क्यू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, सबसे पहले तो ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, ये इनको किसको बोलते हैं हम लोग, स्क्यू लाइंस क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो ये नॉन पैरेलल, पहले तो ये क्या होनी चाहिए, नॉन पैरेलल। एंड 3D में ऐसा पॉसिबल है कि दो नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ही ना करें। जितनी भी लाइन आज तक आपने बनाई है वो सब 2D में बनाई है, ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट करती ही करती हैं। अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करती ही करती है। लेकिन 3D में जैसे ये है और एक ये है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे निकल जाएंगी ये कि दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, non-parallel and non-intersecting lines are known as skew lines। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इनका अलग तरीका होगा, आर नोन एज स्क्यू लाइंस। ठीक है, क्लियर है। अब स्क्यू लाइंस आपको पता रहेगा कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। तो अब इनको निकालने के लिए आप समझिए कि एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है और एक लाइन कुछ ऐसे जा रही है। अब ये 3D में है, अब यहाँ तो आपको लगेगा कि आगे जाके कट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनके में क्या क्या रहेगा भाई, दो लाइंस आप सबसे पहले ले लीजिए। तो लाइन 1 को फिर वैसे ही ले लेते हैं हम लोग, आर वेक्टर इज़ इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर या पी वेक्टर, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, पी वेक्टर्स। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स पी वेक्टर। L2 वेक्टर अगर हम लोग लेंगे तो दैट इज ऑल्सो आर वेक्टर इज इक्वल टू सम बी वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स क्यू वेक्टर, ऐसा ले लिया। तो पहली लाइन में एक पॉइंट है दैट इज ए वेक्टर, ए पॉइंट बोल देते हैं। दूसरी लाइन में एक पॉइंट है बी, जिसको हम लोगों ने बी वेक्टर बोल दिया, ठीक है। और अब क्या होगा यहाँ पर, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी समथिंग जो कि दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो p है, दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो q है। जैसे वहाँ स्लोप्स बोलते हैं ना 2D में, तो 3D में इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए आपको जो है डायरेक्शन रेशियोज लेना पड़ता है। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिस लाइन के अक्रॉस फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है, वो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर निकालने के लिए टेक्नोलॉजी अपने पास क्या थी कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वाली लाइन की जो डायरेक्शन है दैट इज p क्रॉस q है, और इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज p क्रॉस q अपॉन मॉड p क्रॉस q। ये यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन निकालना होगा। ये जो p क्रॉस q है और इनके बीच में कुछ एंगल थीटा होगा। तो देखो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का कॉस थीटा से आपको मिल जाएगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी, स्क्यू लाइंस के केस में जो फॉर्मूला होगा दैट इज a वेक्टर माइनस b और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए डॉट करना पड़ेगा p क्रॉस q के साथ। तो पूरा आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे भी लिखना चाहो, b माइनस a कर सकते हो, a माइनस b कर सकते हो, क्योंकि मॉड लगाना ही आपको,
तो याद करने के लिए आप b माइनस ए यूज़ कर लें, क्योंकि ए बी वेक्टर लिखते वक्त b माइनस ए लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। डॉट करना है, ये ध्यान रखें, पिछले वाले में क्रॉस करना था जब पैरेलल थी दो लाइन। फॉर्मूला याद करना है, मेथड मैंने बता ही दिया, अगर भूल भी जाए फॉर्मूला, सो दिस इज़ द प्रूफ, उससे आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। तो ये है आपका b माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस क्यू। इतना निकालेंगे तो आपके पास जो स्क्यू लाइंस होंगी उनके बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ जाएगा बच्चों। बहुत ज़रूरी है ये, और बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइन, अब नेचर ऑफ लाइन 3D में, अब कई टाइप की लाइनें हमने देख ली, स्क्यू लाइंस, नॉन स्क्यू लाइंस। तो अब देखो, या तो लाइन इंटरसेक्ट हो रही होंगी या तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही। पहले हम लोग ऐसे दो पोर्शंस में इनको डिवाइड कर लेते हैं। ये 3D लाइंस के बारे में बात हो रही है, तो एक तो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और दूसरी कैसी लाइंस होंगी बच्चों, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस और दूसरी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस भी दो प्रकार की होती हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी दो प्रकार की होती हैं। अब इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन, तो या तो फिर वो कोइंसिडेंट हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो कोइंसिडेंट लाइन कैसे पता चलेगा, डी आर्स विल बी इक्वल, जो उनके डी आर्स हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो इक्वल होंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस केस में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये कैसी हैं, कोप्लेनर, कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में लाई करती हैं, और नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। अब कोप्लेनर है और नॉन पैरेलल है तो एक ही सोल्यूशन आएगा, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो न्यूमरेटर है उसको 0 कर दो आप, दैट इज़ p क्रॉस q, वो 0 कर दो। तो ये तो क्या हो गया, a डॉट b क्रॉस t टाइप की चीज़ हो गई। तो दिस इज़ लाइक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखें आप, b माइनस ए p क्रॉस q। तो अगर दो लाइंस आपको कोप्लेनर दिखानी है तो ये आपको STP को 0 करना होगा। तो ये दो लाइन प्लेनर भी हैं, कोप्लेनर भी हैं, और ये इंटरसेक्ट भी करें, इसीलिए इनका हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये पूरी कैटेगरी हम लोगों ने इधर कर दी। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये भी पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे क्या होगा कि नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन वाली बात हो जाएगी, नो कॉमन पॉइंट, ऐसे ऐसे जा रही, ठीक है। स्क्यू लाइंस कब पता चलेगा, पैरेलल नहीं होंगी वो, और उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो आप पता करोगे जब, तो b माइनस ए पी क्यू का ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये नॉन जीरो आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये दो कैटेगरी हैं आपके पास, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटर। तो इंटरसेक्टिंग में या तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ में इंटरसेक्ट करेगा या फिर सिंगल यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग में पैरेलल लाइंस होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर स्क्यू लाइंस हैं तो नॉन पैरेलल, नॉन जो है नॉन इंटरसेक्टिंग, वो स्क्यू लाइंस होंगी। ये b माइनस से पी क्यू आपको पता ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आया है, तो ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं है। अगर इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो बढ़ रहे हैं अब हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे। तो अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया बच्चों, कि लाइन्स अगर हमको दी गई हो तो चेक क्या क्या करेंगे हम लोग। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, और एक आर वेक्टर दिया गया है पी 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 वेक्टर,
और दूसरा आर वेक्टर दिया गया, दैट इज बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स क्यू वेक्टर। तो अब हम लोग सबसे पहले कोई भी लाइन दी गई होगी तो एक तो पी क्यू चेक कर लो, अगर पी और क्यू सेम लग रहा है तो फिर वो पैरेलल है, ठीक है। अगर नहीं सेम है तो सबसे पहले आप क्या निकालो, बी माइनस ए पी क्यू, और इसका आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। अगर ये जीरो आ गया तो इट इज़ को प्लेनर लाइन। अगर ये जीरो आ गया तो इट्स अ को प्लेनर लाइन्स, और अगर ये जीरो नहीं आया तो इट इज़ स्क्यू लाइन्स। अगर ये जीरो आ गया तो को प्लेनर लाइन्स, और अगर ये जीरो नहीं आया तो स्क्यू लाइन्स, ठीक है। तो जीरो आ गया तो को प्लेनर लाइन्स, और जीरो नहीं आया तो कैसी लाइन्स, स्क्यू लाइन्स। तो 3D लाइन है हमारे पास, जैसे तो x माइनस x1 बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन गामा, ठीक है। एक ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन है x माइनस x2 अपॉन ए, y माइनस y2 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन सी, ठीक है। क्लियर है। तो ये दो लाइनें, तो कैसे पता करोगे कि भाई स्क्यू है कि नहीं है, तो पहले क्या करोगे, a माइनस बी करोगे, b माइनस ए करोगे, दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यही है आपका b माइनस। p क्या, p अल्फ़ा बीटा गामा। q क्या है, q वेक्टर, दैट इज ABC। ये निकालोगे, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आया तो को प्लेनर, एक प्लेन में लाएगा, और अगर ये जीरो नहीं आया तो इट इज़ स्क्यू लाइन्स। परफेक्ट, काफ़ी समझा दिया अब तो, है ना। अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है भाई, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two lines. Find the shortest distance between two lines. तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 इज इक्वल टू z माइनस 3/2, और दूसरी लाइन है x माइनस 2/3 अपॉन इज इक्वल टू y प्लस 1/2 एंड z प्लस 1/1। तो सबसे पहले देख लिया करो कि पैरेलल है कि नहीं। तो ये 2:1:2 है, यहाँ पे 3:2:1, कोई सवाल नहीं कि दोनों पैरेलल हो। तो अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास दूसरा फॉर्मूला, दैट इज b माइनस ए डॉट p क्रॉस q मॉडुलस ऑफ p क्रॉस q, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। b माइनस ए डॉट p क्रॉस q और p क्रॉस q, दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट। तो निकाल लोगे भाई, b माइनस ए पहले फाइंड आउट करो, b माइनस ए, तो 2 माइनस 1 इज i, 1 माइनस 1 यहाँ से -1 -2 -3j -1 -3 इज इक्वल टू -4k। तो b माइनस ए क्या आ रहा है, i माइनस 3j माइनस 4k, कैंसिल कर लिया हम लोगों ने। अब हमें डॉट p क्रॉस q करना है, तो p क्रॉस q डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। तो i j k 2 1 2 3 2 1, फटाफट निकाल लो। दिस इज व्हाट, दिस इज p क्रॉस q, इसका मॉडुलस भी चाहिए होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए होगा। तो i टाइम्स 1 माइनस 4 दैट इज -3 माइनस j टाइम्स 2 माइनस 6 इज -4 प्लस k टाइम्स 4 माइनस 3 इज 1। तो दिस इज नथिंग बट -3i
प्लस 4j प्लस k, ये। तो जब मॉड ऑफ p क्रॉस q करेंगे हम लोग, जब मॉड ऑफ p क्रॉस q करेंगे तो नथिंग बट आपका 9 आएगा, 16 आएगा और 1 आएगा। तो 16 9 25, एक रूट 26 आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ आपका मॉड ऑफ p क्रॉस q, मॉड ऑफ p क्रॉस q। अब आपको क्या करना है, दोनों का डॉट करना है, दोनों का डॉट, i और -3। तो b माइनस a डॉट p क्रॉस q करो, तो भैया कर लो, -3 -12 और -4, सही है। -3 -12 -4 दैट इज़ -16 -19। मॉडुलस लेंगे तो 19 ही हो जाएगा, मॉडुलस भी तो लेना है। और ये आपका रूट 26 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता ही है आपको, क्या था फॉर्मूला, याद हो गया होगा अब तो, p क्रॉस q अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q। तो ये कितना है, ये भी मॉड है और ये भी मॉड है। ठीक है, तो वी हैव गॉट 19 ऊपर और नीचे रूट 26। ठीक है, अगली लाइन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, x माइनस 1/1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/-2 इज इक्वल टू z माइनस 3/1। दूसरी लाइन है x माइनस 2/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/2 इज इक्वल टू z माइनस 6/3। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्कस द नेचर ऑफ लाइंस। अभी हम लोग बोल रहे थे ना नेचर ऑफ लाइंस, तो डिस्कस द नेचर ऑफ लाइंस। ये दूसरा है पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर तीसरा है हमारा एंगल बाइसेक्टर लाइन, एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो तीन चीज़ें यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो डिस्कस द नेचर ऑफ लाइन में सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, बताओ। b माइनस ए, अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पूछा नहीं कि हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा p क्रॉस q वगैरह। तो b माइनस ए p q का हम लोग क्या करेंगे, STP निकाल लें, उसमें p क्रॉस q नहीं करना पड़ता। तो दोनों घटा लो भाई, 2 माइनस 1 1, ठीक है 1, 4 माइनस ऑफ -1 इज़ 5, घटा रहे हैं दोनों पॉइंट, 6 माइनस 3 इज़ 3, फिर 1 माइनस 2 1 और 2 2 3, 2 2 3 हो गया, 2 2 3 कि 2 1 3, ये 1 1 2 1 3। अब निकालो इसको, तो 1 टाइम्स -6 माइनस 1 इज़ -7, -5 टाइम्स 3 माइनस 2 1, प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज़ 5। तो कितना हो गया, -7 माइनस 5 प्लस 15, तो 15 माइनस 12 इज़ 3, 15 माइनस 12 इज़ 3। तो ये क्या हुआ, ये नॉन जीरो आया। तो ये कैसी लाइंस हो गई, स्क्यू लाइंस। यही आया कि नहीं, 1 5 3 1 माइनस 2 1, अरे यार सब गलती लिख दिया मैंने, ये -1। अच्छा मान लीजिए अगर ये नॉन जीरो आया तो कैसी हो जाएंगी बताओ, स्क्यू लाइंस। तो अब इसको चेंज करके देखते क्या होगा, ठीक है। तो अब 1 -3 -1 तो कितना हो जाएगा भाई, -4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -4। फिर ये वाली लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 1 प्लस 2 यानी कि 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -4 -5 और 9। अब देखो अब जीरो हो गया। तो जब नॉन जीरो था तो स्क्यू बोलते हैं, अब जीरो है तो कोप्लेनर,
को प्लेनर हैं और नॉन पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट भी कर रही होंगी। को प्लेनर हैं और पैरेलल हैं नहीं। को प्लेनर, अब समझो इस बात को प्लेनर हैं इसीलिए मैंने इसको भाई 0 कराया कि आगे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते लाइंस का। बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहे बच्चों जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाता है, समझ गए? ध्यान रखोगे इस बात को। तो को प्लेनर हैं और पैरेलल भी नहीं है, नॉन पैरेलल, तो कैसी लाइन हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है वो निकालेंगे। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो आप मान लो आपको 10 क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक पे, जिससे आप 10 ऐसे क्वेश्चन करिए जिनमें आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा हो। ये नहीं कि आप भी एक ही करके बैठ गए तो फिर हो चुका। x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y प्लस 1/-1। लाइन लिख लीजिए आप, z माइनस 3/1, ठीक है, इसको आप सम लेमडा मान लीजिए। इसी तरीके से आप दूसरी लाइन लिख लीजिए, x माइनस 2/2, x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 4 कितना है भाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 6। अब देखो इसकी वो आ गई थी ना अगर, तो फिर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिलता ही नहीं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा? तो कट ही नहीं कर रहे तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कोई बात ही नहीं। लेकिन आप क्योंकि ये कट कर रही है इसलिए अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको क्या करना है, इस लाइन का एक जनरल पॉइंट और इस लाइन का एक जनरल पॉइंट लिखना है। तो लेमडा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, इस लाइन का जनरल लेमडा प्लस 1, दूसरा हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस 1, तीसरा पॉइंट हो जाएगा लेमडा प्लस 3। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपके पॉइंट आ गए। यहाँ पे 2 म्यू प्लस 2, यहाँ पे म्यू प्लस 4 और यहाँ पे 3 म्यू प्लस 6, ये हो गया। अब क्योंकि ये जनरल है, ये भी जनरल है, अब हम चाहते हैं कि इंटरसेक्ट करें, तो कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जो कॉमन होगा दोनों में, तो उनके तीनों कोऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए। सो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन POI लिख लेना आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू प्लस 4। तो अब देखो इसमें अगर ऊपर वाले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो ये सेम ही बन जाएगा। तो आई कैन राइट माइनस 2 म्यू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस, ये तो ऐसे ही रहेगा, म्यू प्लस 4, ऊपर वाले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये एक चीज़ सेम हो गई, तो सेम हो गई तो दोनों को इक्वेट करके म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो 3 म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो भाई, इसको इधर भेजा इसको इधर, तो -6। तो म्यू की वैल्यू आ रही है भाई माइनस, कितनी आ रही है, -2। म्यू की वैल्यू आ रही -2। अब म्यू की वैल्यू -2 आ गई तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो -4 + 2 इज़ -2, -2 + 4 इज़ 2 और -6 + 6 इज़ 0। तो पॉइंट कितना आया, -2,20। अब लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे और लेमडा भी यही आ गया तो फिर सही है, नहीं आया तो इसका मतलब कि फिर नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, करना तो चाहिए ना। अब म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, -2, तो माइनस लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू -2 + 4 इज 2। सो दैट्स वाई दिस इज माइनस लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो लेमडा की वैल्यू इज 3। ठीक है, 3 आएगा, लेमडा -3 आएगा, माइनस। अब यहाँ पे -3 + 1 देखो -2, -3 माइनस +3 -1 2 हो जाएगा और -3 यहाँ रखो 0। तो POI अपने को मिल गया। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो सीख गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है।
So point of intersection is -2, +2, -2, +2, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमें। अब एंगल बाइसेक्टर लाइन पूछ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो ये मैंने एक बार बताया था आपको वेक्टर के अंदर, फिर से एक बार बता देता हूँ। तो एंगल बाइसेक्टर लाइन कैसे पता चलती है, देखो। अब जैसे जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, तो उसमें आपके पास मान लीजिए कि वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ऐसे। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर आप चाहते हो कि आपको एंगल बाइसेक्टर मिल जाए, तो इसको रोम्बस होना पड़ेगा। तो रोम्बस होना पड़ेगा, इसलिए आप इसको यूनिट वेक्टर बना दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगी इसकी, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपकी एंगल बाइसेक्टर होगा। तो जिन दो वेक्टर्स का एंगल बाइसेक्टर पूछा जाए, जिन दो वेक्टर्स का एंगल बाइसेक्टर पूछा जाए, आपको क्या करना है, आपको पहले तो दोनों वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर लेना, उनका सम करना है, बस। फिर आपको लाइन जैसे लिखनी है एंगल बाइसेक्टर, तो भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट तो कर ही रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट ले लेंगे हम लोग, और ये उसकी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट। तो ये फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ए और बी दोनों हैं। ए कौन है, ये थे ना ए और बी, 1 - i। ये बी है 2i + j + 3। तो निकाल लो भाई, निकाल लोगे, चलो भाई। तो a + b, a यूनिट वेक्टर प्लस b यूनिट वेक्टर हम लोग पता करते हैं। तो ai - j + k, तो इसमें मॉडुलस से डिवाइड कर दो √3 से। फिर b वेक्टर 2i + j + 3k, तो 9 4 13 1 √14। ठीक है, तो दिस इज √14। तो एक ये हो जाएगा, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये भी तो हो जाएगा, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो i - j + k कर लोगे ना सॉल्व, बस घटा देना 2i + j + 3k अपॉन √14। ठीक। अब जैसे लाइन लिखनी है आपको बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2, दो निकल के आएंगी ना। तो अब लाइन की इक्वेशन जानते हो लिखना। तो ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगी, तो इसको भी आप ऐसे ही पास करा दो, क्योंकि एक पॉइंट तो आपको नोन पता होना चाहिए। तो वो लिख लेना आप -2i + 2j और प्लस लेमडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर। b2 इज इक्वल टू -2i + 2j प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर। तो कभी भी पूछा जाए तो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट एंगल बाइसेक्टर के लिए। हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया अच्छे से आपने। तो एंगल बाइसेक्टर लाइन भी हो गई आपकी। अब नेक्स्ट है हम लोगों का, अब इसी पे क्वेश्चन कर लेते कुछ। लाइंस दी गई हैं, x - 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू 3 - z अपॉन -3। एंड फिर दूसरी लाइन है 2x - 4/6 इज इक्वल टू अल्फ़ा -4 अपॉन -4 इज इक्वल टू z - 4/5 आर इंटरसेक्टिंग। तो खुद ही बोल रहे हैं कि दीज आर इंटरसेक्टिंग।
ठीक है, आर इंटरसेक्टिंग फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड अल्फा ऑल्सो। एक तो अल्फा पता करना है आपको, फाइंड अल्फा ऑल्सो। दूसरा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing them, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। समझ गए? एक तो आपको क्या करना है भाई, दोनों ये लाइन ले लेनी है और ये दोनों लाइन कैसी है आपकी, इंटरसेक्टिंग है। अल्फ़ा पॉइंट आप पता कर लो और आप ऐसा प्लेन पता करो जो कि इनको कंटेन करती है। ठीक है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि x माइनस 2/3 y माइनस अल्फ़ा/4 इज इक्वल टू z माइनस 4/5। ठीक है, तो पहले क्या होनी चाहिए, कोप्लेनर होनी चाहिए, तभी हम इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अल्फ़ा तभी पता चलेगा कि कोप्लेनर है, यानी कि इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, यानी कि b माइनस ए। क्या करना है देख लो भाई, b माइनस ए पी क्यू का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 बराबर करेंगे तो वहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा। कर लो ये काम, बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, तो घटाओ भाई, 2 में से 1 गया तो 1, अल्फ़ा में से 2 गया तो अल्फ़ा माइनस 2, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, और फिर 2 3 3, 2 3 3, फिर 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका इक्वल टू 0 कर लो। अब सॉल्व कर लोगे तो 15 माइनस 12, 1 से मल्टीप्लाई को 15 माइनस 12 इज 3, माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस 2, 10 माइनस 9 इज 1, प्लस 1, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 इज माइनस 1। ठीक है, तो ये 2, तो ये क्या हो गया आपका, 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 2, दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट पता चल गए इनके। ठीक है, तो दोनों लाइंस पता चल गई आपको। अब क्या करोगे, दो लाइंस अगर प्लेन पे हैं तो आप उन दोनों लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट करके नॉर्मल वेक्टर पता कर लो और कोई भी एक पॉइंट लेके आप प्लेन की इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो चले भाई नॉर्मल वेक्टर पता करने बढ़ रहे हैं हम लोग। अब नॉर्मल वेक्टर, बाकी आगे का तो आता ही है ना कि भाई दो एक प्लेन पे दो लाइन है तो दोनों के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होगा, याद है? ऐसे ही सब क्वेश्चंस आते भैया। ठीक है, 2 3 3 बोर्ड में भी आते, बार बार मैं बता रहा हूँ, तो बोर्ड में भी आते, जेईई मेंस में भी आते हैं और एडवांस में भी आते, सब एक ही जैसे आते हैं। थोड़ा थोड़ा इधर उधर बदल देते हैं, आपको बेसिक आइडिया यही यूज़ करना होता है। 2 3 3 3 4 5 3 4 5 सॉल्व करो इसको। आई 15 माइनस 12, 3 आई माइनस जे तक 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 10 माइनस 9 1 क्यू आया, के टाइम्स के 8 माइनस 9 माइनस 1, तो 3 माइनस जे माइनस के जो है इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो अब आप कैसे लिखते हो प्लेन, -1 टाइम समथिंग, फिर से -1 है बाहर, तो -1 टाइम समथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, तो किसी भी एक पॉइंट को ले लो, 1 2 कितना था, 1 2 3, x -1 2 और 3, कहाँ से लिखा है ये देखो 1 2 3, ये वाला भी ले सकते थे 2 4 4, सेम ही आएगा। ठीक है,
तो 3x माइनस 3 माइनस वाई प्लस 2 माइनस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस वाई माइनस जेड, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन है जो दोनों को लाई कर दी। ठीक है, तो समझ गए आप, अल्फ़ा भी पता कर लिया और इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम भी पता कर लिया, तो परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज नॉन सिमेट्रिकल लाइन का। उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड नो कि नॉन सिमेट्रिकल लाइन को कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि सिमेट्रिकल तो अब आपको पूरी अच्छे तरीके से आता है, लेकिन नॉन सिमेट्रिकल क्या होता है। ठीक है, तो बताते हैं आपको, और फिर दोनों को कैसे कन्वर्ट करते। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले कन्वर्ट कर लोगे, जो अभी लाइन की इक्वेशन जानते हो ये वाली, इसको हम लोग सिमेट्रिकल लाइन कहते हैं, सिमेट्रिकल लाइन। ठीक है, तो नॉन सिमेट्रिकल को इसमें कन्वर्ट करना सीख ले तो बाकी के सारा सवाल तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो उतनी बात सीखें। तो कैसे लिखा रहता है, देखो 2 लाइनें लिखी रहती हैं आपको ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू a2x। मतलब 2 प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्ट करने पर एक लाइन होती है। ठीक है, उन दोनों को सेटिस्फाई जो करे, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से आने वाली लाइन को ऐसे डायरेक्ट दोनों को इक्वल करके लिखोगे तो वो आपकी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये 2 प्लेन हैं और उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं इसमें। तो ये मान लो पहला प्लेन की इक्वेशन, क्योंकि लग तो प्लेन की इक्वेशन रही ना भाई, और ये दोनों को इक्वेट कर दिया गया। तो 2 प्लेन ऐसे आपके इक्वेट कर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं कट करेंगे, ऐसे मान लो यहाँ कट कर दिया। ठीक है, तो ये इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इसी की इक्वेशन को डायरेक्ट ऐसे लिख के, प्लेन को इक्वेट करके लिख के दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन। लेकिन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन, अब हमें क्या पता है कि जो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये दोनों प्लेन पे लाई कर रही, तो ये दोनों ही नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो डायरेक्शन रेशियो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का dr है, dr वो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अपने को आती है कि 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, उसका dr लिखने जा रहे हैं, तो दैट विल बी नथिंग बट इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें आप, n1 क्रॉस n2। तो इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। ठीक है, तो नॉन सिमेट्रिकल, अब इनफाइनाइट पॉइंट्स यहाँ पर लाई करते हो, कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हो, है ना। इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और आपके पास अगर डायरेक्शन रेशियो लाइन का मिल जाए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए तो आप उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हो। तो हमारा काम क्या होता है, तो बड़ा ही सिंपल सा काम होता है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है बस, नॉन भूलना नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन को, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन को कन्वर्ट करना है अगर सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में अगर कन्वर्ट करना है तो बस इसके डीआरस निकाल लो। ठीक है, अब ये क्या होता है थोड़ा सा देखिएगा, नॉन सिमेट्रिकल पूरा लिख देता हूँ जिससे कि फ्लो चार्ट रहे आपके पास। c1z प्लस d1 इज इक्वल टू ऐसे दिया रहेगा a2x प्लस b2y, ये भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्ट होने वाले, इसको समथिंग लाइक ऐसे x माइनस x1 बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बीटा इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई गामा। ठीक है,
तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डी आर, पहला चीज़ अपने को फाइंड आउट करना होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना होता है, N1 क्रॉस N2 करना होता है, और वो आएगा अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। तभी तो यहाँ लिखा है, यही डी आर है, अभी बताया था ना। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के डी आर्स हैं, ये डी आर्स कौन, अल्फ़ा बीटा गामा, इसीलिए तो नीचे लिखा है। और फाइंड द इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी बताया हमने इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कितने इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो कोई भी एक निकाल लो। तो उसके लिए क्या करो, पुट करो जेड को 0 दोनों में, और फिर 2 इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाओ, 2 इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाओ एक्स एंड वाई में, उनको सॉल्व करो। सॉल्व, आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, डी आर आ जाएगा, तो लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो करें एक क्वेश्चन, कर लें। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्वेश्चन पुराने जैसे हो सकते हैं जो भी आपने सीखा है, लेकिन पहले आपको दिया रहेगा नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लाइन 4x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8x प्लस 12y माइनस 13z इज माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे दिया है। चेंज इट इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म, इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, N1 क्रॉस N2 आई जे के 4 4 माइनस 5 ठीक है, एट 12 माइनस 13, तो N1 क्रॉस N2 निकाल लो। करो भाई, तो कितना हो जाएगा, -52 प्लस 60, तो 8 आएगा, 8 आई। ठीक है, माइनस जे वाले को पता करो, -52, अभी भी तो -50, हाँ -52 और प्लस 40, -52 प्लस 40 इज़ हाउ मच, अरे यार -52 प्लस 40 -12, यानी +12j हो जाएगा, +12j, प्लस करो के लिए, 12 4 जा 48 -32, तो ये क्या हो जाएगा 16k, 8i प्लस 12j प्लस 16k। तो अब ये डायरेक्शन रेशियो है, तो आप ये कट जाएगा, देखो 4 से कट रहा है, तो आप 2i प्लस 3j प्लस 4k लिखना, dr, लाइन का dr है, dr। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट किया, क्योंकि dr है, रेशियो है, तो आप जो भी कट पिट रहा है उसको काट पीट सकते हैं। ठीक है, समझ गए भाई बात। अब ये चीज़ तो निकालना, बस केवल क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, किसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, इनका, जो आगे ऊपर ये लिखे हुए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया। अब देखिए, अभी टेंशन ना लीजिए, अभी पॉइंट भी एक चाहिए। तो क्या करो, बहुत आसान तरीका होता है कि एक पूरा सिस्टम बना लो ये सब करने का, कि जेड को 0 रख दो, दोनों इक्वेशन में जेड को 0 रख दो, तो आएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इसको आप लिख सकते हो x प्लस y इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, यहाँ पर आप क्या करें, इसमें भी z को 0 रख दें, तो ये भी 4 से कट जाएगा, तो 2x और 4 3 z 12 और 4 6 z 24, ये अब सॉल्व कर लो इनको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों घटा दो, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो दोनों घटाओगे भाई,
तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब y की 0 वैल्यू आ जाएगी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था ना, तो y की 0 आ जाएगी तो x की 3 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 3,0,0। तो लाइन क्या हो जाएगी, लाइन अगले पेज में लिख दें, x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू जेड माइनस 0। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिखी। और फिर नीचे क्या लिखते हैं, डी आर 2 3 4, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर हो सकते हैं ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। तो ये कोलिनियर होने के लिए पहली चीज़ ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर अगर ए सी वैक्टर हो जाए तो भी तीनों पॉइंट लाइन में लाई करेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका एरिया पता कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और वो 0 आ जाए तो भी गए। भाई कर सकते हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं करते हो, पॉइंट ही तो हैं। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फिर एक तीसरा तरीका है कि 2 पॉइंट से इक्वेशन लिख लो। राइट इक्वेशन फॉर लाइन, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन विद 2 पॉइंट्स। ठीक है, इफ थर्ड पॉइंट सेटिस्फाइज, if third point satisfies, if third point satisfies the line, satisfies the line, if third point satisfies the line, so these points will be collinear, points will be collinear। तो इस तरीके से कोलिनियरिटी प्रूफ करने के 3 तरीके हम लोगों ने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो समझ गए, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0। तीसरा क्या हो जाए, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स, एंड इफ थर्ड पॉइंट सेटिस्फाइज द लाइन देन दीज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। परफेक्ट। या फिर बी जो है ए सी को फिक्स रेशियो में, सेक्शन फॉर्मूला वाला भी करते होंगे आप पहले ज़माने में, बी डिवाइड्स ए सी इन फिक्स रेशियो, मतलब जो आप लेमडा म्यू गामा कुछ मानेंगे इनका सेक्शन फॉर्मूला में एक्स वाई जेड के लिए, वो सेम आए। तो बी डिवाइड्स ए सी इन सेम फिक्स रेशियो, इन सेम फिक्स्ड रेशियो। ये चौथा तरीका हो गया कोलिनियर दिखाने का। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने का तरीका सीख गए आप। तो इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उससे 5वां पॉइंट देखिए आप, देखते जाइए आप। और ये वेक्टर तरीका है, ये काफ़ी आसान है। तो मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए एक दिया है जिसका कोई वेक्टर तो होगा ही, फिर बी पॉइंट होगा उसका एक वेक्टर होगा, हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है, तो सी पॉइंट का सी वेक्टर है। तो आर कोलिनियर। तो ये कब कोलिनियर कहलाएंगे, जब x1 टाइम्स ए वेक्टर लिख पाओ आप, कुछ ऐसे आप कोफिशिएंट्स ढूंढ पाओ जिनसे इनको आप लीनियरली डिपेंडेंट कर सको। x1 ए वेक्टर प्लस x2 बी प्लस x3 सी इज इक्वल टू 0, ये तो हो जाए और साथ में x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 0 आ जाए तो कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। जैसे 3 प्लस 2b माइनस 5c इज इक्वल टू 0, 3 प्लस 2b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। तो देखो कोफिशिएंट 3 प्लस 2 माइनस 5, तो वो 0 हो रहा है, तो फिर कोलिनियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो प्रूफ देखना चाहेंगे इसका, बहुत ही आसान है प्रूफ। तो अब हम लोग पहले पॉइंट्स ये ही ले लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट जो है वो ए वेक्टर है, बी पॉइंट जो है बी वेक्टर है, सी पॉइंट जो है वो सी वेक्टर है।
तो अब क्योंकि कोलिनियर है तो हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, बोलो बोलो, सी माइनस ए लिख सकते हैं। ये और ये कोलिनियर हैं तो लेमडा टाइम्स लिख सकते हैं। अब ये सबको एक तरफ कर लो आप, जैसे लेमडा ए पहले बी माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा सी माइनस लेमडा ए, एक तरफ कर दो इनको, लेमडा ए माइनस ए प्लस बी माइनस लेमडा सी इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। तो इनके कोफिशिएंट लिख दो, लेमडा माइनस 1 ए प्लस बी माइनस लेमडा सी। अब ये कोलिनियर तो लगा ही दिया था, अब देखो इनके कोफिशिएंट क्या है, लेमडा माइनस 1 ए का, बी का 1 और सी का माइनस लेमडा। अब देखो आप जरा, लेमडा से लेमडा और ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0, इनके कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू 0। तो सम ऑफ कोफिशिएंट इज कमिंग एज 0, तो प्रूव हो गया, सम ऑफ कोफिशिएंट इज कमिंग एज 0 इज 0। तो ये हो गया कि कोलिनियर है, प्रूव हो गया भाई। ठीक है, अगला चीज सीखते हैं, कंडीशन फॉर 4 points टू बी कोलिनियर, कंडीशन फॉर 4 points टू बी कोप्लेनर। अब प्लेनर तो 3 कोलिनियर और 4 को कोप्लेनर दिखाना, तो 3 वेक्टर कोप्लेनर दिखा सकते हैं हम लोग। 4 पॉइंट से 3 वेक्टर्स बना सकते हो और उनको कोप्लेनर के लिए उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर सकते हो आप। तो यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट तरीका। आपके पास 4 पॉइंट रहेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, तो पहला क्या करना, आप ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर एक को फिक्स करके सब लिखो, ए बी ए सी ए डी, ऐसे ए बी ए सी ए डी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो। सेकेंड तरीका, राइट इक्वेशन ऑफ प्लेन, 3 पॉइंट से प्लेन लिख सकते हो आप। राइट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग 3 पॉइंट्स ए बी सी, यूजिंग 3 पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, देन चौथा पॉइंट डी सेटिस्फाई करता है उस प्लेन को, सेटिस्फाइज इट, देन डी सेटिस्फाइज इट। तो 3 पॉइंट से आप जो है एक प्लेन लिखो और फिर चौथा पॉइंट सेटिस्फाई कर दे, तो ऑब्वियसली चारों पॉइंट फिर को प्लेनर है। ठीक है, फिर तीसरा जो इसी टाइप का था, कोलिनियर टाइप का, तो 4 पॉइंट है मान लो आपके। इफ़ ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है और डी आ गया भाई इस बार, डी वेक्टर है। ठीक है, अगर ये कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है, देन x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम्स बी वेक्टर प्लस z टाइम्स सी वेक्टर प्लस w टाइम्स डी वेक्टर अगर 0 है तो आप समझ जाओ, देन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू जो है वो क्या हो जाएगा, 0। देन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वैसे ही तो 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी के लिए एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा। 4 पॉइंट्स के कोप्लेनरिटी के लिए, वो कोलिनियरिटी थी तो इनके कोफिशिएंट 0, तो इसको भी प्रूव कर सकते हो आप। तो प्रूव करें हम लोग, तो लिखो यहाँ पर, तो ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर 0 है, तो इसका मतलब वी कैन राइट ए बी विल कम आउट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टाइम्स ए सी प्लस वाई टाइम्स ए डी, है ना। एक कोप्लेनर है तो ए बी के को ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों वेक्टर के टर्म्स में वी कैन राइट आउट। तो ए बी को आप लिख देंगे बी माइनस ए, इसको एक्स टाइम्स सी माइनस ए, इसको वाई टाइम्स डी माइनस ए, तो सबको एक तरफ ले आओ भाई।
माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी टाइम्स प्लस एक्स सी प्लस वाई डी इज इक्वल टू 0। सबको जल्दी जल्दी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो इनके कोफिशिएंट्स को आप ऐड करो, वाई माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, 1 से 1 कट गया, तो आ गया ना भाई 0। तो सम ऑफ कोफिशिएंट इज कमिंग एज 0, यही हम लोग कह रहे थे, सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0। परफेक्ट है भाई। अब आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज स्फीयर। और ये टॉपिक जेई मेंस स्पेसिफिक है, केवल जेई मेन में पूछा जा सकता है। इतना आसान है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अगर आपको सर्कल आता है तो आपको स्फीयर पहले से आता है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट रहेंगे देखो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है। रेडियस रहेगा और ये पॉइंट है जिसका लोकस फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स वाई जेड। तो ये इस तरीके का लोकस है कि फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बस सर्कल का एक्सटेंशन है 3 डायमेंशन में। सर्कल को एक्सटेंड कर दिया जाए अगर 3 डायमेंशन में तो हो जाएगा। तो जैसे सर्कल की इक्वेशन लिखते थे, कैसे लिखते थे, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे भैया, तीसरा भी ले आओगे, जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटर आपका क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है आपको, एक्स नॉट वाई नॉट जेड। तो कुछ बदला क्या, कुछ नहीं बदला, केवल एक नया जेड आ गया है और रेडियस आर। तो सर्कल आता है तो कुछ नहीं करना है, कुछ सीखना ही नहीं नया। अब देखिए अगर जनरल इक्वेशन दी गई हो ऐसे, तो इसकी जनरल इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जेड भी आ जाएगा, तो वहाँ 2gx होता था, तो यहाँ पर भी होगा भाई 2fy होता था, तो होता है। अब जेड के लिए भी कुछ ले लो एक, तो 2 ओमेगा z प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो अब जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस जी माइनस एफ माइनस ओमेगा, और जो रेडियस होगा भाई वो होगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस डी, ठीक है। हो जाएगा यही फॉर्मूला, वहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता, यहाँ पर भी सी कर देते हैं, आपको एक जैसा लगेगा, है ना। सी तो कहीं यूज़ किया नहीं उन्होंने, तो यहाँ सी, तो ये रेडियस हो जाएगा भाई। तो स्फीयर का भी लोकस बिल्कुल वैसे ही मैं बोल देता हूँ, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। उसी तरीके से लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ 2D प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यही है बस। अब देखिए डायमीटर फॉर्म भी हो सकता है इसका। तो स्फीयर के डायमीटर के अगर आपको पॉइंट्स पता है, जैसे मान लीजिए एक एंड के पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरे एंड के हैं x2 y2 z2, तो हमारा स्फीयर हो जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो कि मान लीजिए एक आपके पास स्फीयर है और एक प्लेन है, तो इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन आपको क्या देगा, सर्कल देगा। इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन इज सर्कल। मानते हो बात कि नहीं मानते हो, ठीक है। एक स्फीयर है तो स्फीयर सर्कल जैसा दिखेगा, और जो प्लेन है वो लाइन जैसे दिखेगी आपको 2D में। तो देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये प्लेन है, प्लेन, ठीक है। तो प्लेन ने इसको काटा तो एक क्या बनेगा आपको, उस प्लेन पे एक सर्कल बनेगा, स्फीयर को काटा तो, ठीक है। एंड दैट विल बी लाइक दिस। तो स्फीयर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा यहाँ पे। और रेडियस तो इस कॉर्ड का है ना, जो स्फीयर में कॉर्ड बनी है उसका हाफ जो लेंथ होगी दैट विल बी आपका रेडियस, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन इज सर्कल
सेंटर ऑफ सर्कल अगर पूछा जाए, जो सेंटर बना है यहाँ पर सर्कल, तो उसको पूछा जाए, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो डोंट वरी, सीख जाएंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ स्फेयर टू प्लेन, टू प्लेन। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये स्फेयर का सेंटर है, उस पर प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालो उस पॉइंट से, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेयर से प्लेन पे है, तो वही आपका सेंटर ऑफ सर्कल इस तरीके मिल जाएगा। और फिर देखिए हम, ये मान लीजिए डी है और ये कैपिटल आर है स्फेयर का रेडियस, तो ये स्मॉल आर सर्कल का रेडियस आप पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो अपने को तो स्मॉल आर स्क्वायर निकालना है, तो दैट विल बी व्हाट, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर। ठीक है, कर लोगे आप, सब कुछ आ गया आपको, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन आवर वेक्टर 3D फिनिश। तो मेरी तरफ से फिनिश बच्चों, आपकी तरफ से शुरू है, आप खूब सवाल लगाएं। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, फाइंड स्फेयर, और मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ भी नहीं रहे स्फेयर से, आसान टॉपिक है, तो तैयार करे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काश आ ही जाए, तो ये नहीं होगा कि नहीं मैंने तैयार नहीं किया, तो कुछ नहीं है। अगर आपको सर्कल और लाइन वाइन आती तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लोगे। फाइंड स्फेयर हुज सेंटर इज 1, -2, 3 एंड टचेस प्लेन, and touches plane x plus y 2y plus 3z is equal to 0। तो देखो भाई, हमें स्फेयर चाहिए जिसके सेंटर तो गिवन है लेकिन रेडियस नहीं है। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर निकाल लो, जैसे लाइन के क्वेश्चन, जैसे सर्कल पे आपको अगर टेंजेंट दी गई हो तो आप क्या करोगे, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो वो रेडियस होती थी। तो सेम यहाँ पर भी होगा भाई, तो रेडियस निकाल लो इसमें। तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, पॉइंट रख देते हैं, 1 - 4 + 9, देखो यहाँ पे 1 रख दिया x की जगह, -2 रख दिया, 9 मॉड, और फिर अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 4 + 9, तो कितना हो गया, 10 - 4, 6/√14। तो फिर आपका स्फेयर की इक्वेशन कैसी हो जाएगी, x - 1 का होल स्क्वायर, y + 2 का होल स्क्वायर, प्लस सेंटर लिख रहे हैं ना हम लोग, z - 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दैट इज 36/14, दिस इज 36/14, दैट इज 18/7। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ स्फेयर है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज स्फेयर दिया है और ऐसा लिखा, स्फेयर की इक्वेशन ऐसे लिखी, मॉड ऑफ r इज इक्वल टू 5, इज कट बाई प्लेन, is cut by plane r dot I plus j plus k is equal to 3√3। ठीक है, तो ये स्फेयर दिया गया है, इसको एक प्लेन ने कट किया है, तो आपको सर्कल मिलेगा इंटरसेक्शन से, उसके सेंटर एंड रेडियस पता करना है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, एंड रेडियस ऑफ सर्कल formed by intersection of given sphere and plane, of given sphere and plane, of given sphere and plane। ठीक है, तो ये स्फेयर है और ये इसको प्लेन ने कट किया है बस। तो देखिए आप आर को तो xi + yj + z के, तो ये जो सेंटर हो गया इसके, दैट इज समथिंग लाइक ये ऐसे हो जाएगा, x² + y² + z² इज इक्वल टू 25। यही हो जाएगी स्फेयर की इक्वेशन। मॉड आर क्या होता है, √x² + y² + z², 5 स्क्वायर कर दोगे तो 25। तो सेंटर क्या हो गया भाई स्फेयर के, सेंटर ऑफ स्फेयर इज ओरिजिन, दैट इज 0, 0, 0, एंड रेडियस ऑफ स्फेयर इज हाउ मच, रेडियस ऑफ स्फेयर इज बच्चों 5। ठीक है, तो प्लेन दिया है, प्लेन
प्लेन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3√3, दैट इज प्लेन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्फेयर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे प्लेन पे, ठीक है। स्फेयर से स्फेयर के सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे प्लेन पे, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग स्फेयर के सेंटर से फुट ऑफ, लिख लेना आप, स्फेयर के सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे ऑन किस पे, ऑन द प्लेन। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और डिस्टेंस निकाल लेंगे उसकी, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे तो फिर रेडियस पता कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चले पहले हम लोग निकालते फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो प्लेन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोगों ने शॉर्टकट बताया था x माइनस 0, जहाँ से निकाल रहे हैं वो पॉइंट z माइनस 0, ठीक है। तो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का ये लिख देते हैं, इज इक्वल टू -1। अब पॉइंट को प्लेन में रखते हैं जाके, 0 प्लस 0 प्लस 0, जहाँ से निकालें -3√3 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इनके स्क्वायर का एडिशन, तो 3 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही है, ये भी है। तो यहाँ से आपका देखिए क्या आ गया, 3√3/3, तो √3 आ गया। तो x का पॉइंट क्या हो गया भाई, x y z, अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया प्यारे बच्चों, √3√3√3 अब डिस्टेंस निकाल सकते हो ओरिजिन के साथ इसका, तो ओरिजिन के साथ इसका डिस्टेंस निकालो। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, तो डिस्टेंस भैया कितना, √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 3 प्लस 6 प्लस 3 9, तो √9, तो 3, तो ये 3 आ गया भाई। अब स्फेयर बनाते हैं हम लोग, स्फेयर हमारा सर्कल जैसा लगेगा, ठीक है। ये प्लेन हमारी कॉर्ड जैसी लगेगी, यहाँ ऐसे देखो, ये जो सर्कल की बात करें हम लोग ना, ये सर्कल, तो ये सेंटर पता है हमें, ओरिजिन है स्फेयर के 0 0 0, ये डिस्टेंस जो अभी निकाली वो 3 है और इसकी 5 है, तो ऑब्वियसली जो सर्कल आएगा उसका 4 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। अब सेंटर पता ही है हमें सर्कल के, तो रेडियस लिख लेंगे हम लोग, तो सर्कल हो जाएगा x माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल, तो 3 डायमेंशन में सर्कल है तो इसलिए ऐसा आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर इज 16। तो भाई इसी के साथ समाप्ति होती है कोर्स की, ठीक है। तो काफ़ी कुछ सीख लिया आप लोगों ने, और थोड़ा सा आप क्या करें कि क्वेश्चंस लगाएं बच्चों, अच्छी से प्रैक्टिस करें आप क्वेश्चंस, और बस यू विल बी परफेक्ट, बिकॉज थ्योरी वाइज आपने सब कुछ कर लिया है। ज़्यादा क्वेश्चन कर करके बिल्कुल और मैच्योर होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बच्चों। बाय बाय, सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।